कई लोग कहते हैं जी जब सब कुछ कुंडली में निश्चित है तो कर्म कैसे बदल सकते हैं भाग्य। निश्चित है कि आपके आज के कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तिवारी जी, जो हमारी लगन कुंडली है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, हमारे प्रारब्ध का। आप ज्योतिष के पास इसलिए मत जाओ कि वो आपका भाग्य बदलेगा। दुनिया में कोई ज्योतिष जो आपके भाग्य में लिखा है उसको मिटा करके दोबारा नहीं लिख सकता। अगर कोई कह रहा है तो पाखंड है, झूठ है, फ्रॉड है। ज्योतिष वो नहीं है जो चुटकी बजा के भाग्य बदलवाए या फिर 15 दिन में करोड़पति 15 दिन में करोड़पति बनाए, या फिर आपको इंस्टेंट 50 लाख चाहिए तो आप बोलिए हे राहु देव मुझे 50 लाख दे दो, मुझे भरोसा है आप दे। अरे भाई, राहु पे 50 लाख होता तो राहु अमृत चखने वहीं बैठा होता। ये युद्ध कब बंद होगा? कब ट्रंप जी को सद्बुद्धि आएगी? गैस के दाम, सीएनजी के दाम, पेट्रोल, डीजल, सभी में महंगाई हर तरफ बढ़ रही। इसके बारे में आज आप क्या बता के जाएंगे? बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत को बहुत ऊपर लेकर के जाएगा, बहुत जल्द। कुछ इशारा अगर आप दे दें। हाँ, पीओके तो आने वाला है ही। पीओके आ रहा है? हाँ, वो तो डेफिनेट है। उसमें इसी साल 26-27 ये मैंने बोला हुआ है। बैंकों के ऊपर कुछ बहुत बड़ा संकट आएगा, बैंक बंद हो जाएंगे। अपने घर में कैश रखें। आप ज्योतिष हो इसका मतलब ये नहीं जो मन में आया बोल दिया। आप ज्योतिष हो तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और समाज से पहले देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है, पूरे जीवन संघर्षरत रहते हैं। ये कौन से ग्रह होते हैं उनकी कुंडली में, और क्या वो उससे बाहर निकल सकते हैं? मेरे पास भी ऐसी कुंडली आती है, मैं भी कह देता हूँ भाई बहुत स्ट्रगल है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें एक ही उपाय है, बहुत मजा आएगा आज आपको इस एपिसोड में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए फिर से खास है क्योंकि हमारे पास है मेरे भाई जैसे अंकित त्यागी जी। इनको मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ और इनकी एस्ट्रोलॉजी इसलिए मुझे पसंद आती है क्योंकि इन्होंने भैया सबसे पहले आके मेरे में नवंबर या दिसंबर में कहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी नहीं आ रही है। वो हम लोग की रील मिलियंस पता नहीं कितने 25-30 मिलियन गई, और बहुत गालियां भी पड़ी कि बीजेपी से कितना पैसा खाया है। त्यागी जी के ऊपर भी बहुत भैया ये मिला हुआ है। खैर, लेकिन वो भविष्यवाणी इनकी बहुत पुरानी थी और वो सही हुई। बंगाल इलेक्शंस आने के बाद में इन्होंने ट्रंप के ऊपर भी कहा, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी कहा, और एक के बाद इनकी भविष्यवाणियां ठीक होती गई। आज एक बार फिर से त्यागी जी हमारे साथ में है, और त्यागी जी क्या अपने पिटारे से आज लेके नया आए हैं तिवारी जी टॉक शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और मैं हमेशा कहता हूँ तिवारी जी कि बिना ईश्वर कृपा के भविष्यवाणियाँ नहीं होती, और बिना मेहनत के और लगन के भविष्यवाणियाँ नहीं होती। तो आज दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगा, देखिए तिवारी जी और त्यागी जी मिलकर के एक नया बहुत कुछ ऐसा आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है जो शायद अनएक्सपेक्टेड हो, अनसुना हो, अनकट हो और रियल हो। तो देखते जाइए, बात शुरू करते हैं तिवारी जी। पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे साइंस क्या है? मुझे हमेशा साइंस की तलाश रहती है, विज्ञान की तलाश रहती है, क्योंकि मैं तुक्का, बहुत से लोग उठा देते हैं सवाल कि भाई तुक्का मार दिया हो, लग गया। बिल्कुल तिवारी जी, जैसा आपने कहा उसी बात पर मैं आता हूँ। आपने कहा कि तुक्का एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। हर बार तुक्का सही हो, क्या ऐसा संभव है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर बार किसी का तुक्का सही हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा मैं बहुत गिनी चुनी भविष्यवाणियां करता हूँ। मेरे जो गुरु रहे, जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाई, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जहां भी वो हैं उनको मेरा नमन है, वो एक ही बात मुझे वो कह करके गए थे कि बेटा भविष्यवाणियां जितना हो सके कम करना, और जब तक आपके पास उसका आधार ना हो तब तक मत करना। और मैं उसको फॉलो करता हूँ। कई लोगों ने मेरे से अभी पूछा आईपीएल में कौन जीत रहा है, मैंने कहा भाई मैंने गणना ही नहीं करी। मैंने हाथ जोड़ ली, क्योंकि मैंने गणना ही नहीं करी थी रियल में। मेरे पास उतना समय ही नहीं था कि मैं उन 11 खिलाड़ियों की कुंडली देखूं, फिर सबका निकालूं, डेटा भी नहीं था, तो मैंने नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने करी, 90% लोगों की गलत हुई है। ठीक है, क्या हुआ, क्या फायदा है ऐसी भविष्यवाणी करने का? बहुत सारे लोगों ने मैच की भी करी थी जी, इंडिया T20 में नहीं जीतेगा, क्या रहा? हाँ। ऐसी कई सारे लोगों ने ये भी बोला था, मेरे यहाँ भी करी थी, मैंने बुलाया उनको दोबारा। जो भी है, मैं किसी का नाम ले लेता तिवारी जी। लेकिन मैं पूछता हूं कि भाई ये बंद करो, ज्योतिष को ज्योतिष की तरह ही प्रेजेंट करो। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, कोई दिखावा, कोई आडंबर या पाखंड की वस्तु नहीं है। ज्योतिष एक बहुत बड़ी वो साइंस है। इनफैक्ट साइंस से भी ऊपर मैं पराविद्या कहता हूं ज्योतिष को। हमारे ऋषि मुनि यही कहते थे। सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी रिसर्च के बाद इस विद्या का आगाज किया होगा कि जिसके थ्रू हमें उस समय भी पता था कि ग्रहों की दूरी पृथ्वी से कितनी है।
ग्रह कब कब किस गति में चलते हैं, हमें उस समय भी पता होता था। हमारा 10 रुपए का पंचांग आज भी बता देता है कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण, कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी, कब चंद्रमा का साइज छोटा होगा, कब बढ़ेगा, सब पता होता है हमें। कब दिन छोटे होंगे, कब दिन बड़े होंगे, ये हमारा पंचांग बता देता है। करोड़ों रुपए खर्च करने की नासा की तरह आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। क्यों? क्योंकि वो इतनी एक्यूरेट साइंस है जहां आज की साइंस नहीं पहुंच पाई। ये महानता है, ये सनातन महानता धर्म है की, हमारे सनातन की। तो मैं बस यही कहता हूं कि भाई गणनाएं सीखो, गणनाएं करो, और जब आपकी गणनाएं मजबूत होंगी तो कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा। तिवारी जी, मैं भी कहता हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, दुनिया में कोई भगवान नहीं हो सकता है। अगर कोई खुद को भगवान कह भी रहा है तो वो पाखंड है। ये तो सत्य है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और हम दोनों ही सनातन के बड़े प्रबल जो है मानने वाले लोग हैं। एक और कॉमन चीज है, हाँ जी, हनुमान जी के दोनों भक्त हैं। ये भी सत्य है। तो बाबा का आशीर्वाद जरूर है, ये भी हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही हम हनुमान जी के भक्त हैं, और कल की रील में हम दोनों आपको साथ शायद मिलेंगे, ठीक है, अगर ईश्वर कृपा, बाबा ने चाहा तो, बाबा ने चाहा तो साथ में हम हनुमान जी के दर्शन करने भी जा रहे हैं। खैर, तो बात कर रहे थे हम ज्योतिष की, तिवारी जी। तो बस मैं यही कहता हूं कि भाई अपनी गणनाओं को मजबूत करो, तब जाके ज्योतिष पे बात करो। अभी मेरे पास एक ज्योतिष महाशय आए, बहुत सारे ज्योतिषी आते रहते हैं मेरे पास, और मैं नाम नहीं लूंगा, कई बड़े बड़े ज्योतिषी मुझे कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, अपनी या अपने बच्चों की। अच्छा, कई तो जेन्युइनली भी दिखाते हैं, क्योंकि अपने परिवार की कुंडली खुद नहीं देखनी चाहिए, ऐसा ज्योतिष में मानना है। तो कई लोग तो अच्छे उसमें दिखाते हैं, कई लोग रियल में भी उनको अब खुद का नहीं पता तो इसलिए भी दिखाते हैं। तो बहुत सारे आते हैं। कल एक महानुभाव आए, बहुत समय से फ़ोन कर रहे थे कि त्यागी जी बड़ा मन है मिलने का, बड़ा मन है, आपकी प्रेडिक्शन सुन के मैं इंस्पायर होता हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। खैर, बहुत समय से फ़ोन कर रहे थे, कल मैंने उनको समय दिया, वो मेरे पास आए। ज्योतिष की जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरा ये बेटे की कुंडली है और मैंने देखी है एक बार, मुझे लगता है कि इसकी शुक्र की महादशा में इसको पैसा बहुत आएगा। तो मैं रुक गया कुंडली देखते देखते। मैंने कहा जी आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा शुक्र पैसा देता है। मैंने कहा अच्छा बाकी बताइए। शुक्र लग्जरी देता है, और इसका शुक्र जो है अष्टम में बैठा है, और अष्टम सडन मनी भी देता है। तो मैंने कहा ये जो शॉर्टकट्स आपने पढ़े हैं ना, ये बहुत अधूरे हैं भैया, आप इसको सीखिए। तो उनको थोड़ा मेरी बात कड़वी लगी, और मैं कड़वी बात बोलने में एक्सपर्ट हूँ, मैं डरता नहीं हूँ भाई किसी से, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। फिर मैंने उनको समझाया कि ईश्वर न करे ऐसा हो, जिस दिन आपके बच्चे की शुक्र की महादशा आएगी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब वो सर पे हाथ रख के बैठ गए। मैंने कहा अकल लगा लो भाई, शुक्र नीच का है, अष्टम में बैठा है, आप कह रहे हो पैसा देगा, मैं कह रहा हूँ मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, और ये लिख लेना आप। और फिर उनको मैंने उसका नववांश दिखाया, फिर मैंने बच्चे का D45 D60 खोला, फिर मैंने वो दिखाया, मैंने कहा यहाँ पढ़ो। तब उनको समझ में आया, कह रहे गुरुजी इसका मतलब हम तो लगन कुंडली से भविष्यवाणी कर रहे थे। तो मैंने कहा प्रभु मेरा आपके चरणों में निवेदन है, आप सीखो ज्योतिष को, आपको भी ज्योतिष नहीं आती, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ऐसे बहुत लोग हैं, हालांकि बहुत विद्वान लोग भी हैं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरे से भी ज्यादा विद्वान लोग भारतवर्ष में हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूं ज्योतिष का। लेकिन सोचिए ऐसे ऐसे लोग। अब मैं जब वो व्यक्ति चला गया तो मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा व्यक्ति रोज 5-6 लोगों की 10 लोगों की कुंडली देखता है, पॉडकास्ट में भी आता है, ये क्या ही किसी को बताता होगा। ये सोच करके मैं बहुत देर परेशान रहा। कई मेरे 2-3 अपॉइंटमेंट थे, मैंने टाल दिया आज के लिए। क्यों टाले? क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मुझे ये दुख हो रहा था। मैंने कहा जो एक व्यक्ति इसके पास इतनी उम्मीद लेकर के आता होगा कि व्यक्ति आकर आऊंगा मेरा भविष्य बताएगा, अच्छे, जिसको पता ही नहीं है कि ज्योतिष काम कैसे करती है, वो क्या करेगा? वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, पैसे से चलो, पैसे की चर्चा कर लेते हैं, शुक्र की बात चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कई लोग कहते हैं राहु बहुत धन देगा, आप भी सुनते होंगे रील्स जी में। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं शुक्र बहुत पैसा देगा जी। कई लोग कहते हैं शनि बहुत पैसा देगा जी। आज मैं बड़ा लॉजिकली समझा देता हूं दर्शकों को भी और उन ज्योतिषियों को भी जो लोग ऐसा कहते हैं। जब हम एक इंसान की कुंडली की बात करते हैं, हम कालपुरुष कुंडली की भी बात करते हैं, आपने सुना भी होगा ये नाम, ठीक है। कालपुरुष की कुंडली में जो दूसरा भाव है वो किसका है? शुक्र का। शुक्र का, ठीक है जी। यानी शुक्र धन का कारक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहीं कालपुरुष की कुंडली में आप 10वें भाव में जाइए, जो कर्म का भाव है वो किसका है? शनि का। तो कर्म शनि कराएगा। वहीं उसके बाद आप 11वें भाव में जाइए, जो लाभ का भाव है, गेन का, प्रॉफिट का, वो किसका है? शनि का। तो क्या बिना शनि और शुक्र के पैसा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, अब यहां मैंने आपकी बात मान ली, शुक्र भी पैसा देगा, शनि भी देगा। राहु का तो खैर मैं बात ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि राहु का कोई अस्तित्व नहीं है बाकी ग्रहों के बिना।
राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसमें चिंगारी दिखा देगा। ये राहु का काम है। अच्छा, जिसके साथ बैठा है, जिसके साथ बैठेगा उसको चिंगारी दिखा देगा। हाँ। शुक्र के साथ बैठा है तो शुक्र को विस्फोट कराएगा, और शनि के साथ बैठा है तो शनि को कराएगा। कई राहु शनि के कॉम्बिनेशन में लोग नशे की हालत में चले जाते हैं, बहुत खराब कर्म हो जाते हैं उनके, अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं कई बच्चे। वो कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है। अच्छा, अब बात आती है बाकी। लेकिन अगर हम जनरली ग्रहों की बात करें तो जो धन है उसका कारक ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है। ये आप मानेंगे जी। कारक ग्रह और लॉर्ड दोनों में बड़ा अंतर है, ये मैं समझा दूं दर्शकों को। लॉर्ड अलग होते हैं, कारक ग्रह अलग होते हैं। कारक ग्रह एग्जैक्टली क्या है वो मैं मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूं। लॉर्ड तो उस स्थान का स्वामी हो गया, कारक ग्रह जो उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो ज्योतिष रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति जो गुरुदेव हैं वो धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है बिना गुरु के धन संभव है? नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो वही करेंगे। तो अब हमें कुंडली में क्या देखना पड़ेगा? दूसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। ठीक है। और 9वां भाव जो भाग्य का स्थान है, भाग्य के स्थान के कालपुरुष कुंडली में लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। और आप ब्यूटी देखिए कुंडली की, भाग्य स्थान कर्म स्थान से पहले आता है, यानी कि इट प्रूव्स कि अपने कर्म से आप भाग्य को बदल सकते हैं। ये ब्यूटी देखिए आप, भाग्य प्लस कर्म मिलते हैं तब जाकर के एकादश भाव आता है जो लाभ का घर है। खैर, मैं उसी बात पे वापसी आता हूं। तो अब यहां शुक्र भी पैसा दे रहा है, शनि भी दे रहा है और बृहस्पति भी दे रहा है, लेकिन बिना बृहस्पति के दोनों नहीं देंगे। अच्छा, समझना है, गुरु जी का होना आवश्यक है। 100%। बिना गुरु के किसी को कुछ मिला है कभी? कभी नहीं मिल सकता। अब इसमें मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको, यदि आपका दूसरे भाव का लॉर्ड जो कि शनि है फॉर एग्जाम्पल मान लिया, और वो एकादश में जाकर के बैठ जाए, आपको पैसा मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, 11th हाउस में अगर बैठ गया, 11th में बैठ गया। आपके 10th का लॉर्ड 11th में बैठा हो, निश्चित रूप से आप जीवन में गेन करेंगे, इजीली नहीं करेंगे बट करेंगे। आपके भाग्य का लॉर्ड शनि हो और आपके कर्म भाव में बैठा हो, मेहनत बहुत कराएगा, अपने कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे, अगर कर्म खराब हुए तो बेकार कर देगा। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। कई लोग कहते हैं जी जब सब कुछ कुंडली में निश्चित है तो कर्म कैसे बदल सकते हैं भाग्य? सही उसी पर आप भी आने वाले थे जहां तक मुझे उम्मीद है। जी। ठीक है, मैं खुद ही आ गया। उसमें भी मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, निश्चित है कि आपके आज के कर्म आपके भाग्य को बदल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तिवारी जी, जो हमारी लगन कुंडली है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, हमारे प्रारब्ध का। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली में तो बड़े राजयोग हैं, आज तक फल नहीं मिला, मैं तो आज तक तरस रहा हूं। मैं भी देखता हूं भाई लगन कुंडली में कई राजयोग हैं। जब मैं उनका नववांश खोलता हूं तो वहां तो कोई राजयोग नहीं है। अब मैं कहता हूं भाई जो आपकी लगन कुंडली है ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें राजयोग तो हैं, लेकिन वो इस जन्म में मिलेंगे या नहीं ये नववांश बताएगा। ये लगन कुंडली कभी बता ही नहीं सकती। अच्छा, अब लोग लगन कुंडली से राजयोग समझा देते हैं उनको, कि आपकी कुंडली में धन्य हो गए, आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण हो गए, आपकी कुंडली में जो है गज केसरी योग, बहुत सारे योगों की चर्चा होती है भैया। ठीक है, तो मैं सर पे कई बार हाथ मार लेता हूँ, अरे मैंने कहा प्रभु ईश्वर वो सद्बुद्धि दें सबको, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? बिना नववांश के प्रोडक्शन नहीं होती। कई लोग मेरे पास तिवारी जी ऐसे हैं, सैकड़ों केस, जिनकी कुंडली में लगन कुंडली में कोई राजयोग नहीं है, लेकिन उनकी नववांश में राजयोग था, और मैंने उनको बताया कि जिस दिन तुम्हारी ये दशा आ गई, मेहनत करते रहना, तुम बहुत ऊपर जाओगे, और गए हैं। ये टाइम फ्रेम मैंने उनको दिया। और मैं एक बात दर्शकों से हमेशा कहता हूं, आप ज्योतिष के पास इसलिए मत जाओ कि वो आपका भाग्य बदलेगा। दुनिया में कोई ज्योतिष जो आपके भाग्य में लिखा है उसको मिटा करके दोबारा नहीं लिख सकता। अगर कोई कह रहा है तो पाखंड है, झूठ है, फ्रॉड है। ये सत्य है। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन कर सकता है। जैसा मैंने अभी बताया कि मैंने नववांश देखा, मैंने बाकी चार्ट देखे, मैंने देखा इस समय पे दशा आएगी, ये बहुत प्रबल भाग्य होगा इस व्यक्ति का, मैंने उसको समय बता दिया। अब उस व्यक्ति को टाइम फ्रेम मिल गया, फॉर एग्जांपल आप ही हैं, मैंने बोला तिवारी जी अगले साल से बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, अब मेहनत आपको करनी है। अब आपको पता लग गया तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए तैयार हैं, और आपने वो एक्स्ट्रा मेहनत करी और आप रिजल्ट मिलते गए और फटाफट आप ऊंचाइयों पर पहुंच गए। मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, और डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। और वहीं पर अगर मान लीजिए खराब समय आने वाला है, तो अगर आप मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट मोटा करने जा रहे हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे आप गाइड कर सकते हैं कि भाई रुक जाओ, ये 1 साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ।
उससे क्या होगा, आपका लॉस होने से बच जाएगा। बस यही ज्योतिष है। बिल्कुल। तो भाग्य तो बदला, लेकिन कैसे बदला? आपके खुद के कर्म से। ज्योतिष ने आपको मार्गदर्शन दिया, ज्योतिष ने आपको रास्ता दिखाया, और यही ज्योतिष का कार्य है, और ज्योतिष का कोई कार्य नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों से, अपना भाग्य मिटवा के नया लिखवाने ज्योतिष के पास मत जाओ, वो विधाता के सिवाय कोई नहीं लिख सकता है। प्रारब्ध ज्यादा काटने का शौक है, ज्यादा लग रहा है कि मेरे पूर्वजन्मों कर्म खराब है, मुझे पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजर गई, तो चले जाओ महादेव की शरण में। प्रारब्ध अगर कोई काट सकता है आपका, तो सिर्फ महादेव है। दुनिया में कोई और आपका प्रारब्ध नहीं काट सकता सिवाय महादेव के। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं तिवारी जी कि ज्योतिष वो है जो आपको ईश्वर की आस्था से जोड़े, आपके विश्वास से जोड़े, आपको भगवान से जोड़े और आपकी परंपराओं से जोड़े। ज्योतिष वो नहीं है जो चुटकी बजा के भाग्य बदलवाए, या फिर 15 दिन में करोड़पति 15 दिन में करोड़पति बनाए, या फिर आपको इंस्टेंट 50 लाख चाहिए तो आप बोलिए हे राहु देव मुझे 50 लाख दे दो, मुझे भरोसा है आप दे। अरे भाई, राहु पे 50 लाख होता तो राहु अमृत चखने वहीं बैठा होता। अब मैं पूछ रहा हूं, और राहु को क्या करना है 50 लाख का? राहु का काम, राहु पैसे से चल रहा है क्या? हद हो गई। मतलब कैसी कैसी बेकार की बातें हैं ज्योतिष करते हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता। कहीं आज ही रील सुन रहा था मैं कि आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आप एक कागज पे लिखो और ऐसे ब्लो करो उसको, और नेचर को कहो कि हे नेचर मुझे 50 लाख की अर्जेंट जरूरत है, मुझे भरोसा है आप दो। अरे भाई, नेचर में क्या पैसा बरस रहा है? कैसी मूर्खता की बातें हैं। तो यही बस दर्शकों को समझना है। तो कुछ गुस्सा आता है जो इस तरह की रील देखते हैं आप? बिल्कुल भाई, बुरा लगता है तिवारी जी। गुस्सा तो मैं बहुत कम करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत रेयर गुस्सा आता है, और कोई बहुत खराब बात हो तो ही आता है। मैं गुस्सा बहुत कम करता हूँ, पहले बहुत आता था, मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने गुस्से को, और क्योंकि मुझे लगता है कि गुस्सा आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है, इसलिए मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया बिल्कुल कई सालों से। लेकिन मैं बुरा लगता है। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति जो बेफिजूल की बातें करे और आप उस फील्ड में मास्टर हो, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई क्या कर रहा है व्यक्ति। कम से कम आप खुद को बदनाम तो कर ही रहे हो, साथ में आप ज्योतिष विद्या को बदनाम कर रहे हो। अब त्यागी जी किया क्या, व्यूज उन्हीं के आते हैं, ये क्या किया जाए ये बताओ आप। तो भैया मैं तो कहता हूं, राहु तो उन्हीं के साथ है। मैं तो कहता हूं भैया उन लोगों से हमेशा कि आप खुद को ज्योतिष कहना बंद कर दो ना, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर कहो, फिर मैं आपका विरोध करना बंद कर दूंगा। चलिए आते हैं इस साल जो अभी 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें क्या क्या घटित हो सकता है। अभी तो सबकी निगाहें हैं कि ये युद्ध कब बंद होगा, कब ट्रंप जी को सद्बुद्धि आएगी। गैस के दाम, सीएनजी के दाम, पेट्रोल डीजल, सभी में महंगाई हर तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। इसके बारे में आज आप क्या बता के जाएंगे? मैंने कहा था तिवारी जी, कई पॉडकास्ट में कह चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं, मैंने कहा था मई 2026 के आसपास ये युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ेगा, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि पूर्णतः इसके इफेक्ट खत्म हो जाए, ऐसा मुझे नहीं दिखता। मई 2027 तक इसके इफेक्ट दुनिया पर पड़ेंगे, जो मैं आज भी कह रहा हूं, ये डेफिनेट है। लेकिन भारत को कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, कोई डरने की जरूरत नहीं है भारत में रहने वाले। इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना सर महंगाई का? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो सर पड़ता ही है। एक मेन जो आपका एनर्जी का सोर्स है, जहां से एनर्जी आपको मिलती है, चाहे वो तेल मिले, गैस मिले, वो रास्ता बंद हो जाए तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ना ही है भाई, वो तो डेफिनेट है। लेकिन कोई बड़ा प्रभाव, कई सारे ज्योतिषियों ने बोला था अप्रैल मई में अकाल पड़ेगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, लोग भूख से मरेंगे, बिजली नहीं आएगी। कहां है वो ज्योतिषी? पूछो उनसे, बुलाओ। हुआ कुछ ऐसा? वो बात अलग है, उन्होंने अप्रैल मई की जगह मई जून बोलना शुरू कर दिया है, बाद में जून जुलाई बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन जून में भी ऐसा कुछ नहीं होना है। जून भी शुरू हो गया, आज 1 जून को हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जून भी शुरू हो गया, आज कुछ नहीं होना है ऐसा तिवारी जी, बेफिक्र रहें। थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है भाई। पड़ोस के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ईश्वर ना करे, तो थोड़ा सा इफेक्ट अपने घर पे भी आता है। थोड़ी आंच आएगी, आंच आती है ना। तो बस मैं वही कहता हूँ कि थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आप और हम सबको खुशियों से भर देगा। इंतजार करते रहिए। ये भविष्यवाणी, ये रील मेरी कट कर लेना तिवारी जी। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो भारत को बहुत ऊपर लेकर के जाएगा बहुत जल्द। कुछ इशारा अगर आप दे दें। हाँ, पीओके तो आने वाला है ही, पीओके आ रहा है। हाँ, वो तो डेफिनेट है। उसमें इसी साल 26-27 ये मैंने बोला हुआ है। 2024 में बोल दिया था कि 26 या 27 में पीओके भारत का होगा। वो बात अलग है, भारत अपनाए या ना अपनाए, लेकिन पाकिस्तान टूट जाएगा और उसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। ये मैं कह चुका हूं। और एक बड़ी भविष्यवाणी मैं आपके चैनल पर करके जा रहा हूं। अगले 2 वर्ष में, आज की डेट नोट कर लीजिएगा, अगले 2 वर्ष में इसरो नए नए कीर्तिमान बनाएगा
और दुनिया के देश हमारी तरफ आकांक्षाओं भरी नजरों से देखेंगे। वाह। ये होने वाला है हम्म। और ये होगा, हम्म। डेफिनेट है। लिख लो सब लोग, मार्क कर लो इस वर्ड को। हम्म। इतनी ऊंचाइयों पर भारत अंतरिक्ष में पहुंचेगा, नित्य नए आयामों को छुएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मंगल की महादशा में भारत बहुत आगे जा रहा है। मैं कब से बोल रहा हूं तिवारी जी, आपके पहले पॉडकास्ट में बोला, दूसरे में बोला, तीसरे में बोला, आज फिर बोल रहा हूं जी। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। मुझे भारत का भूमि विस्तार दिख रहा है। महादेव करें ये वाणी मेरी सत्य हो, लेकिन एक बहुत बड़ा महादेव का मंदिर जो आज भारत की सीमा में नहीं है, अगले 6 से 8 वर्षों में, हो सकता है उससे भी पहले, वो भारत की सीमा में होगा। वाह। बस मैं इशारा करके जा रहा हूं, डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा किसी। समझ गए, सब समझ गए। महादेव कृपा करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई वाह। त्यागी जी, एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ। आपके ही मित्र और क्या बोलूँ अब, जी, फर्टर्निटी के लोग, हाँ, आपके परिवार के सदस्य जी, जी, वो कह के गए हैं, बहुत से लोग, जी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष जी। कह के गए कि बैंकों के ऊपर कुछ बहुत बड़ा संकट आएगा, बैंक बंद हो जाएंगे, कैश रखिए अपने पर, अपने घर में कैश रखिए। तिवारी जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। ऐसा बैंक, आपको लगता है कि अगर सभी बैंक बंद हो गए तो देश की इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी? ये तो प्रैक्टिकल है, हम लोग इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े जानकार नहीं है, लेकिन ये जनरल चीज है जो हम लोग भी समझते हैं। आप भी समझेंगे, मैं भी समझता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि आपने जीवन में, फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10 लाख रुपए जोड़ा, हर आदमी जोड़ता है अपनी हारी बीमारी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, और आप उसको निकाल के घर में रख लें, क्या वो सेफ है? पैसा नहीं, बैंक में सेफ है। हाँ, राइट, बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर देश का हर व्यक्ति बैंक से अपना पैसा निकाल ले, इकोनॉमी कहाँ जाएगी? क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल। मैं इन ज्योतिषियों से इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो ये अनपढ़ों वाली बातें ना कर रहे होते। पढ़ लो भाई, पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है। सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, अब तो पढ़ लो। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी बनिए, थोड़ा देश के रिस्पॉन्सिबल प्रति, बनिए, सोसाइटी के प्रति। अरे आप ज्योतिष हो, इसका मतलब ये नहीं जो मन में आया बोल दिया। आप ज्योतिष हो तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और समाज से पहले देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र है, देश है तो हम सब हैं तिवारी जी। अगर राष्ट्र नहीं है तो हम में से कोई नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। क्या हुआ अभी जब यहाँ यूक्रेन में क्या हाल चल रहा है, सबने देखा। ठीक है, राष्ट्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है वो यूक्रेन। सीरिया में क्या हुआ? सीरिया खत्म हुआ तो क्या आपको लगता है कि सीरिया खत्म हुआ वहां के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा? 100% पड़ा। तो राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, ये समझना है। तो जिम्मेदार बनिए, और प्रोडक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि केवल व्यूज के लिए प्रोडक्शन करो, उसके पीछे का आधार, उसके पीछे की गणनाएं रखिए, प्लस जिम्मेदारी से प्रोडक्शन कीजिए। मैं स्वागत करूंगा, मैं तो कहता हूं भाई, मैं सभी ज्योतिषियों को मेरा नमन है कि आपने इस विद्या को जीवित रखा है। मेरे परिवार के सदस्य हैं आप सब लोग, लेकिन उस परिवार को बिगाड़िए मत। तो जो एक नया खेल जो चालू हुआ है, मैं इसमें मेडिकल को भी इंक्लूड कर लेता हूँ कि डॉक्टर्स के पास भी जाइए तो आजकल कई डॉक्टर्स आपको डरा देते हैं। हाँ। रिपोर्ट्स आपको डरा देती हैं, देखते ही आप डर जाते हैं जी। और उसके बाद वो जो भी आपको एडवाइस करेंगे आप मानेंगे जी। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्योतिष डर का डंडा बना लिया लोगों ने, डरा के, मतलब आपको डर दिखा के। जबकि जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरी अभी तो बहुत से 100-150 एपिसोड्स में कर चुका हूँ जी। तो वो कहते थे कि उनके जो गुरु थे जी, वो खास इस बात को तवज्जो देते थे कि किसी के साथ कुछ आपको दिख रहा है कि गलत समय इसका आने वाला है जी, इसकी मान लीजिए किसी की डेथ भी होने वाली है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट आप कभी मत बताइए। नहीं करते हम लोग, किसी की डेथ कभी प्रेडिक्ट नहीं करते, कभी भी नहीं। एक खेल और चला हुआ है तिवारी जी, डर का धंधा तो है, इस पे भी आता हूँ। पहले तो मैं दर्शकों को यहीं सावधान कर दूं, बाद में वो बताता हूँ। जब आप किसी ज्योतिष के सामने बैठे हैं और उसने आपको डराना शुरू कर दिया, बस आप वहीं उठ जाओ। ये पहली पहचान है, आप वहीं हाथ जोड़ लो, प्रभु हो गया हमारा। ये पहली पहचान है, राइट। हाँ, ज्योतिष सही बात बता के, और अगर आपको रास्ता बता रहा है तो वो सही है, लेकिन वो डरा के। अच्छा, डरने के भी दो चीजें, दो डेफिनेशन में कहूंगा। एक तो नॉर्मली किसी को बता रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई आया, मैं कहूं भाई अगले 2 वर्ष खराब है, ये उपाय कर लेना। वो डराना नहीं है, वो समझाना है, वो आंखें खोलना है, क्योंकि वही ज्योतिष का काम है। लेकिन मैं ये उसी को दूसरे तरीके से कहूं, इस 2 वर्ष में बहुत भयंकर कष्ट है, अब नहीं बच पाओगे, अब मामला बहुत खराब, अब मुश्किल है, अब गए, ये पूजा कराओ।
ठीक है, या और बहुत चीजें। हाँ। अच्छा, पूजा पाठ पे भी कई लोग मेरे से पूछते हैं। मैं कहता हूं भाई पूजा पाठ गलत कहाँ है? वो गलत नहीं है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करो। लेकिन सर मेरे 51,000 पास 5 लाख की पूजा मैं जो कह रहा हूं बता सर देते 5 हैं। करोड़ की भी हो, छोड़िए, मैं उस पर चर्चा ही नहीं करता। हम्म। मैं ये पूछता हूं कि अगर वो 5 करोड़ की पूजा हो रही है, मैं तो करोड़ की बात कर रहा हूं, मैं छोड़िए लाख और हजार की, तो उसका वर्थ होना चाहिए। पहली चीज, केवल कोई आपसे ये कह दे कि मेरी जेब में 5 लाख रुपए डाल जाओ, मैं आपकी पूजा कर दूंगा, गलत है ये। ठीक है। दूसरा, पूजा करने के नियम होते हैं, पूजा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पूजा पाठ हम भी दर्शकों को बताते हैं, बहुत लोगों को बताते हैं, और बतानी पड़ती है, क्योंकि पूजा पाठ से ही उपाय संभव है भाई। पूजा पाठ से ही आपके जीवन में समृद्धि संभव है। मैं हमेशा कहता हूं समृद्धि कौन ला सकता है? ईश्वर। आपके जो पूर्व प्रारब्ध है कौन काट सकता है? ईश्वर। ईश्वर से जुड़ने का एक ही माध्यम है पूजा पाठ, दूसरा तो कुछ नहीं है। कहीं से हम ईश्वर के पास साक्षात तो पहुंच नहीं सकते, तो यही माध्यम है, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए। मेरे पास सैकड़ों कुंडलियां ऐसी आती हैं जिनमें कालसर्प दोष नहीं है, हर महीने की सैकड़ों बता रहा हूं, ठीक है। और लोग कालसर्प दोष की पूजा करा देते हैं, और फिर वो मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं इसमें तो कालसर्प दोष था ही नहीं, कि गुरुजी हम तो पूजा कराए, कुछ गलत। मैंने गलत कुछ नहीं, पूजा पाठ से क्या गलत होगा? पूजा पाठ करने से कभी कुछ गलत हुआ है किसी का? कभी नहीं होगा। आपने महामृत्युंजय कराए बच्चे, कोई बात नहीं, आपने महादेव का अभिषेक करा, कोई बात, उसमें क्या गलत है? लेकिन वो इस नाम पे हुआ कि ये कालसर्प दोष की शांति है, तो ये गलत है, ये मत करो। सही गाइडेंस, सही पूजा, सही पाठ, सही भक्ति आपके जीवन को सुधारेगी, और आपके जो आने वाला आपका जजमान है उसके जीवन को भी सुधारेगी। लेकिन गलत सलाह उस व्यक्ति का भी जीवन बर्बाद करेगी जो आया था, और जो बता रहा है उसका भी बर्बाद करेगी। और तिवारी जी, मैं हमेशा कहता हूं कर्मा कम्स बैक। अगर आपको लग रहा है ना आज किसी को बेवकूफ बना के आपने लाख, 2 लाख, 4 लाख कमा भी लिए ना, 5 लाख, भोग के जाओगे इसी जन्म में, वापस आएगा, वापस आएगा, भोग के जाओगे, और कई गुना भोग के जाओगे, हम्म। और ऐसा भोगोगे जो सोचा ना हो। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब लगती है ना, तो भाई साहब फिर बचने का रास्ता नहीं होता, सही ये बात। समझ लो। एक चीज और मैं देखता हूँ त्यागी जी, जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो पहले हमारे मोहल्ले में गली में एक डॉक्टर साहब बैठते थे, अब सर्दी खांसी जुकाम डायबिटीज सब इलाज वही करते थे। पहले डायबिटीज थी कहाँ भैया? नहीं, अब हॉस्पिटल में घुसो तो दाएं आंख का अलग डॉक्टर, बाएं आंख का अलग डॉक्टर, किडनी का अलग, लीवर का अलग। जी, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी वैसे वैसे ये स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटीज भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष में भी अब मैं देख रहा हूँ, कोई अपने आप को वैदिक ज्योतिषी बता रहा है, कोई अपने आप को नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, पता नहीं क्या क्या आप चल रहा है। ये क्या खेल है या वास्तविकता है? देखो, अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो नाड़ी ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण ज्योतिष है, लाल किताब ज्योतिष अपने आप में कम नहीं है, वैदिक ज्योतिष तो है ही, खैर वैदिक ज्योतिष से ही सब निकला है। न्यूमरोलॉजी को मैं कहूं, मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी खराब है, लेकिन बहुत छोटी साइंस है। वैदिक ज्योतिष का 1% 2% पार्ट है, संपूर्ण साइंस नहीं है वो। वास्तु अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी साइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसका जानकार कितना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तिवारी जी। तो केपी की बात करो, जेमिनी की बात करो, नाड़ी ज्योतिष की बात करो, वैदिक ज्योतिष की बात करो, पराशरी ज्योतिष की बात करो, किसी की भी बात करो, सब ज्योतिष ही हैं, उनके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। आप एक चीज को हिंदी में बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, वो संस्कृत में बोल रहे हैं, वो मराठी में बोल रहे हैं, इतना डिफरेंस है सब वही, लेकिन जो उसको कर रहा है वो उसका कितना जानकार है, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यानी उसने ज्योतिष पे कितनी रिसर्च करी है, कितना ज्योतिष को पढ़ा है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। लगभग मुझे लग रहा है 26-27 साल हो गए ज्योतिष पढ़ते हुए, कुछ समय में 30 साल ही हो जाएंगे, 3 डेकेड निकल जाएंगे मेरे ज्योतिष पढ़ते हुए, आज भी पढ़ रहा हूँ। तो ये ज्योतिष जो है ये इतना वाइड सब्जेक्ट है तिवारी जी, कि इसको 1-2 वर्ष में, 4 साल में, 6 साल में सीखा ही नहीं जा सकता, इसको सीखने में जन्म निकल जाते हैं। तो जो 1 महीने के जो कोर्सेस होते हैं अभी 1100-2100 रुपए में भी उसका क्या? 999 में 30 दिन में ज्योतिषी बनाते हैं, 3 दिन में भी बना रहे हैं लोग, कई लोग। ये सब फेक बातें हैं, सब कुछ केवल और केवल मार्केटिंग है, बाकी कुछ नहीं है। 30 दिन में कभी कोई ज्योतिष नहीं बन सकता। ये वही है कि जो मार्केट में किताब बिकती है ना, आप खरीद लाओ कि 30 दिन में आप डॉक्टर बने, और आप खरीद लाओ उसको पढ़ो, तो क्या आप डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बनोगे। तो वैसे ही वो 30 दिन में ज्योतिष बन रहे हैं, ठीक है। हकीकत यही है कि बिना पढ़े ना कोई ज्योतिष बना है, न बना था, न बनेगा। हजारों हजारों साल की तपस्या है हमारे ऋषि मुनियों की,
और आपको लगता है कि आप 3 दिन में उस तपस्या को डिकोड कर लोगे। वाह क्या बात है, फिर आपसे बड़ा भगवान कौन है इस दुनिया में भाई। तो ये सब पाखंड है, कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। ज्योतिष बनने में इतना समय लगता है तिवारी जी, इतना समय लगता है कि जिसकी कल्पना नहीं, कई जन्म कम पड़ जाते हैं। मैं बता रहा हूं ना, आज भी मैं कई कुंडली पर अटक जाता हूं भैया। 27 साल हो गए पढ़ते हुए, 26-27 साल, आज भी अटक जाता हूं। आज भी कई कुंडली पर मुझे कहना पड़ जाता है इस पर मुझे समय दे दो भाई, 1-2 दिन बाद बात करूंगा, और उस पर बैठ के मुझे रिसर्च करनी पड़ती है। जबकि कितनी कुंडलियां रोज देख लेता हूं मैं, कम से कम 5-7-10 कुंडली तो डेली देखता ही, इतना तो मिनिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं देखता नहीं क्योंकि समय नहीं होता उससे ज़्यादा। कई लोग वो बात अलग है, 300-300 कुंडली रोज़ देख रहे हैं, मैं नहीं देख पाता भैया। मैं कहता हूँ कि मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं 300 कुंडली रोज़ देखता हूँ। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता तिवारी जी। एक व्यक्ति को मैंने सुना कि मैं 300-350 कुंडली रोज़ देख लेता हूँ, तो मैंने ऑन एन एवरेज हिसाब लगाया 24 घंटे 24 घंटे में कितने मिनट हुए भैया? लगभग मेरे अकॉर्डिंग 24 × 60 1200 और 4-24 1440 मिनट हुए लगभग, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है। वैसे तो ईश्वर कृपा से ठीक है मेरी कैलकुलेशन। 1440 मिनट में एक व्यक्ति ने 350 कुंडली देखी ऑन एन एवरेज। मैं तो कह रहा हूँ 300 भी देखी। एक कुंडली पे कितना समय दिया उस व्यक्ति ने, आप बताइए। 300 इंटू अगर हम 300 को 5 से भी डिवाइड करें तो भी 1500 बैठता है, तो हार्डली 5 मिनट दिए, जब वो 24 घंटे काम करे, बिना सोए, बिना खाए, बिना नहाए, बिना पिए, राइट। 24 घंटे काम करे तब, वो तो संभव नहीं है। मैं कहता हूं उस व्यक्ति ने 18 घंटे भी काम करा हो, ठीक है, तो एक कुंडली को कितने मिले होंगे? 3-3.5 मिनट लगभग। अब कैलकुलेटर तो नहीं है मेरे पास इस समय। क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति 3-3.5 मिनट में कुंडली भी देख ले, सामने वाले को एक्सप्लेन भी कर दे, सारी चीजें उसकी समझा भी दे, सारे चार्ट लेके D1 से D60 तक उसके जहां जो जरूरत है वो खोल के देख ले, और फिर उसको फोन पे बता भी दे? क्या ये संभव है? ये तुक्का है। आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया, मैं समझा रहा हूँ दर्शकों को होता क्या है। आपने कहा गुरुजी ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने कहीं कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली, और मैंने 4-6 कॉमन चीज़ें उनको बतानी शुरू कर दी। आपकी लाइफ में दिक्कत बहुत है, पैसा कमाते हो लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता, पैसा आता है रुकता नहीं है, पैसा आता है रुकता नहीं है, परिवार में थोड़ी बहुत कलह भी बनी हुई है, ग्रह दशा खराब चल रही है, 4 उपाय बता रहा हूँ, लिखो। तुम सबके लिए सही सोचते हो, तुम्हारे लिए सब खराब सोचते हैं। ये है, ये कॉमन है, बस इतना है। जो व्यक्ति अगर ये कह रहा है ना कि मैं दिन की 300 कुंडली, मैं कह रहा हूँ 300 छोड़ो, अगर कोई 30 भी देख रहा है। अभी आप एक वो किस्सा बता रहे थे कुछ हमें अभी शूट चालू करने से पहले, जो आपने बताया था, आपने नाड़ी जो कुछ फोन किया आपने, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है भैया। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है 30 कुंडली भी देख रहा है ना रोज की, तो भी बेवकूफ बना रहा है। एक कुंडली देखने में मिनिमम आधा घंटा, पौना घंटा मुझे आज भी लग जाता है तिवारी जी, और कई में तो घंटा भी लग जाता है आज भी, इतने अनुभव के बाद। सही बात है, क्योंकि हर कुंडली कुछ अलग कहती है, हर कुंडली का निचोड़ कुछ अलग है, हर कुंडली में आपके प्रारब्ध अलग हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा अलग है, आपके जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म है वो अलग हैं। D60 अलग कह रहा है, D9 अलग कह रहा है, D10 अलग कह रहा है, D12 अलग कह रहा है, D45 अलग कह रहा है, D16 अलग कह रहा है। ये सब कहाँ? इतने चार्ट खोलने में भाई साहब 10 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। वो तो शुक्र है आज सॉफ्टवेयर आ गया। पुराने समय में एक कुंडली देखने में 20-20 दिन लग जाते थे। कैसे निकालोगे इतने चार्ट? बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो धंधा चल रहा है ये बेकार है। नाड़ी ज्योतिष की आप बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक महानुष्य भाव मुझे मिले, तो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे। तो मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं वो। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ मुझे, मेरा एक साथी है, उसने किसी को थंब प्रिंट भेजा और उसने सब बता दिया। मैंने कहा यार ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने सुना तो है, लेकिन वो आज तक मुझे शास्त्रों में उसका आधार नहीं मिला। लेकिन मैं थोड़ा खोजी व्यक्ति हूँ, मेरी आदत है रिसर्च करने की। तो मैंने कहा चलो इसमें खोज करते हैं। तो मैंने इंटरनेट पर 10-20 नाड़ी वालों को सर्च किया। उसमें से 1-2 लोग मुझे बातों से थोड़ा ठीक लगे। मैंने फ़ोन पे बात की, अपने नंबर से नहीं की, ठीक है। फिर मैंने एक थंब प्रिंट किसी और का उनको भेजा, ये बता करके कि ये मेरा है, ठीक है। और मैंने उनसे बात की, लेकिन मैंने ये मान लिया था कि अगर वो उस व्यक्ति के बारे में भी सच बता रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि थंब प्रिंट उसका है। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो एक एक क्वेश्चन पूछते गए और एक एक चीज़ का मिलान करते गए, और वो अपने पास मार्क करते गए। ये मैं देख रहा हूँ लाइव वीडियो कॉल पे, ठीक है। उन्होंने 60-70 क्वेश्चन पूछे, जिसका हाँ किया वो उन्होंने टिक कर लिया, जो मना किया वो उन्होंने अपने हिसाब से लिख लिया, जैसे भी लिखा हो। बाद में उन्होंने कहा इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, अलग अलग पन्ने थे, अब मैं कुछ और पन्ने निकालता हूँ। 20 मिनट बाद फिर से फ़ोन आया, उन्होंने वो पन्ने निकाले और उन्होंने जो जो चीज़ें मैंने उनको मना करी थी वो हटा दी, जो जो हाँ करी थी वो सब लगा दी। उन्होंने कहा ये है आपकी लाइफ में। कहा जी हाँ ये तो मैच हो रहा है, बस अब आपका मिल गया पन्ना हमें।
अब आपका पेपर जो है हमें मिल गया, या जो पत्र जिस पर लिखा होता है अब वो मिल गया। फिर उन्होंने उसी पत्र के हिसाब से सारी भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ ऐसी थी, मैं कहूँगा नहीं ऑन कैमरा, कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं उस व्यक्ति से, मैंने वो भी हाँ बोली, उन्होंने वो भी उसमें इंक्लूड कर दी। ये सब पाखंड है। केवल थंब प्रिंट से कोई किसी का पूरा भविष्य डिकोड कर दे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें दम है मेरा करके दिखा देना, मुंह मांगी फीस दूंगा। मुंह मांगी करो, लेकिन तुक्के नहीं। मैं हाँ या ना नहीं करूंगा, शर्त यह है फिर मैं हाँ या नहीं करूंगा, मैं चुप बैठूंगा। आप पत्र ढूंढते रहो, मैं चुप रहूंगा। जब आपको लगे मिल गया तब बता देना मुझे, लेकिन कोई सामने नहीं आएगा। तो सब ढोंग चल रहा है। वैदिक ज्योतिष ही सत्य है, वो चाहे नाड़ी ज्योतिष के रूप में हो, चाहे जैमिनी के रूप में हो, केपी के रूप में, सब वैदिक ज्योतिष के पार्ट है। वही सत्य है, वही सत्य था और वही सत्य रहेगा। लेकिन आम जनमानस को बड़ी कठिनाई हो जाती है, इसीलिए कैसे तो इतना पहचाने? एक्सप्लेन करके समझाता हूं भैया मैं। हाँ, आपने बहुत सी चीजें बता दी, देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक चीज और मुझे लगता है कि मैं जो करता हूँ कि आप मुझे जो पास्ट है मेरा, उससे कोई 2-3 चीजें ऐसी बता दीजिए जो मेरे साथ घटित हुई। ये भी बड़ा पाखंड है ना? ये भी बड़ा ढोंग है। तिवारी जी, जीवन में एक बार आपके में ऐसा मौका आया था जब आप टूट गए थे। क्या ये सच है या नहीं है? मैंने आपकी कुंडली भी नहीं देखी, बताइए। अच्छा, नहीं है। नहीं है ना, लेकिन 99% लोगों का होता है, चलो होता है ना, सभी में होता है, सभी में होता है। मैं बोलूंगा मेरे में भी है। एक अगर ना एक मैं बार ऐसा कॉलेज मौका के टाइम या कभी एक ना एक बार हाँ, ऐसा मौका आया होगा सब जीवन पे में आता भाई, है, सब पे आता है, बिल्कुल, कि जब आप टूट गए थे बिल्कुल, फिर से खड़े हुए। हाँ, जीवन में एक बार ऐसा हुआ जब आप पैसे की बड़ी विकट परिस्थिति में थे, लेकिन आपने खुद को संभाला और आप बाहर निकल गए। हाँ, जब नौकरी छोड़ी तो यही हुआ होगा ना। ये बड़ा कॉमन है भाई, सही बात। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये तो मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परिवार में थोड़ी कलह रहती है, उससे थोड़ा टेंशन में रहते हो। किसके परिवार में नहीं है भैया? कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? सही बात। पड़ोसी बहुत अच्छा नहीं है आपका। किसके पड़ोसी अच्छे होते हैं? एक ना एक तो खराब होगा, बिल्कुल, ठीक है। एक व्यक्ति तो मुझे मिला, कह रहा गुरुजी आपके घर के आसपास कोई खाली प्लॉट होना चाहिए। मैंने कहा यार कोई भी नहीं है, पूरी कॉलोनी भरी हुई है। कह रहा आगे पीछे होना चाहिए। मैंने कहा पीछे फार्म हाउस है। कह रहा बस वही खाली प्लॉट है। मैंने कहा भाई ठीक है, तो ये कहानी है। हाँ। तो ये सब जो पास्ट बताने वाली आडंबर हैं, मेरे दर्शकों से निवेदन है इसमें मत फंसो। ये एक मकड़ जाल है जिसमें आपको फंसा लिया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ज्योतिष के पास केवल रास्ता पूछने जाओ, और ये आपका सौभाग्य होगा कि आप एक सही ज्योतिष के पास पहुंच जाओ और आपको सही रास्ता मिल जाए। ये भी अगर आपके नसीब में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। कई लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं लेकिन सही ज्योतिष के पास पहुंच ही नहीं पाते। वो भी ग्रह आपके होंगे तो पहुंचा देंगे, तो ही पहुंचाएंगे अच्छे डॉक्टर के पास। अच्छे डॉक्टर के पास, समय से अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो जान बच जाती है। बिल्कुल। और वहीं छोट भैया जो डॉक्टरों को दिखाते रहो तो जान चली जाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ बस। चलिए एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, त्यागी जी। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है, पूरे जीवन संघर्षरत रहते हैं। ये कौन से ग्रह होते हैं उनकी कुंडली में, और क्या वो उससे बाहर निकल सकते हैं? चलो अब इस पे भी एक चीज बोल देता हूँ। पहले तो कोई ग्रह खराब नहीं होता और कोई ग्रह अच्छा नहीं होता जी। जो ये डराया जा रहा है लोगों को राहु के नाम पे, शनि के नाम पे, ये सब बेकार है। राहु को मैंने लोगों को करोड़पति बनाते भी देखा है। मैंने शनि को लोगों को फर्श से अर्श पर ले जाते भी देखा है, क्योंकि शनि तो कर्म फल दाता है। तो ये समझ लो कि कोई ग्रह खराब या अच्छा नहीं होता, ठीक है। कुंडली का कोई भाव अच्छा या खराब नहीं होता। लोग कहते हैं 6, 8, 12 तो हमेशा ही खराब होते हैं, सारे ज्योतिषी कहते हैं। मैं कहता हूं लगन से खराब है। लगन क्या है? आपकी बॉडी, आपका शरीर। तो शरीर से 6, 8, 12 खराब है, ठीक है। केवल लगन से कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें एक एक भाव से कैलकुलेशन करनी है भैया। तभी तो हम बात करते हैं D1 की, D2 की, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D8, इन सबकी बात हम क्यों करते हैं? D60 तक क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हम हर एंगल से उसको देखते हैं, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। कुंडली का पहला भाव, कुंडली का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 45वां हिस्सा, 60वां हिस्सा, इतनी सूक्ष्म गणनाएं हैं ये। तो ज्योतिष बनना आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ज्योतिष बनिए, लेकिन अपने आप को पहले तपाइए और इतने पारंगत बनिए कि आप पर कोई उंगली मत ना उठा पाए। ये करना कि शुक्र मजबूत करना है तो शराब पी लो, गाने सुन लो, ठीक है, इत्र लगा लो। इत्र लगाने से करोड़पति बनते
तो जितने इत्र भी कहाँ लगा लो वो भी बता रहा है। छोड़िए सर, राम 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 प्रभु, मेरी परंपराओं के बाहर है वो, और मेरी मर्यादाओं के बाहर है, तो मैं चर्चा नहीं करता। बट मैं ये कहूँगा, अगर इत्र लगाने से ही सब करोड़पति बनते तो आप जाइए, कई सारे खाटू श्याम जी में मैं जाता हूँ, कई और जगह जाता हूँ, वो ठेली पर इत्र बेच रहे हो बेचारे, और वो पूरे दिन इत्र लगा के हथेली पे लोगों को दिखाते हैं। देखो भाई साहब, हथेली पर ही जहां लोग कहते हैं दिखाते हैं ना, आप किसी भी इत्र वाले के पास जाओ, क्या करेगा? हाँ, जो हाँ, वहाँ सेल्समैन है, सही बात है, वो तुरंत इत्र ऐसे लगा के दिखाएगा, देखो भाई साहब कितनी अच्छी खुशबू है। वो पूरे दिन हथेली पे इत्र रगड़ रहा है। वो करोड़पति छोड़ो, उसको बेचारे को 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता। अरे प्रैक्टिकल बात करो ना भाई, तो इससे कुछ नहीं होता। सही बात। मैंने कहा ना, करोड़पति अरबपति बनना वो आपके ग्रह डिसाइड करते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा है, उसका क्या दशाएं हैं, कब दशा आ रही है उसकी, क्या दृष्टि है, कौन से ग्रह के साथ युति है, किस भाव में है, नवमांश में कहाँ है, लगन में कहाँ है, चलित में कहाँ है, बहुत सारी चीजें, तब जाकर के कुंडली डिकोड होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुंडली आपके कर्मों का लेखा जोखा है, उसको किसी भी अरे गहरे के हाथ में मत दे दो भैया, नहीं तो भविष्य बिगाड़ देगा। गलत आदमी से रास्ता पूछोगे तो गलत ही डेस्टिनी पे पहुंचोगे ना, तो रास्ता सही आदमी से पूछो ताकि सही जगह पहुंच पाओ। सही आदमी तक भी आपके ग्रह आपको पहुंचाएंगे, तभी पहुंच पाओगे। मैं तो कहता हूँ बिना ईश्वरी कृपा के आप हिम्मत ही नहीं मेरे पास आ जाओ, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ तिवारी जी, हाँ। जब सब जगह से थक जाओ तब मेरे पास आना, जब लगे कि ज्योतिष से भरोसा उठ गया तब मेरे पास आना, वरना मत आना। लेकिन एक शर्त फिर कह रहा हूँ, जादू की उम्मीद लेके मत आना। कल मेरे पास एक महानुभाव, परसों की बात है, कुंडली दिखाने आए, तो उनकी कुंडली में देख रहा था, तो मैंने सब कुछ बताया। मैंने कहा भाई आपका भी 3 साल, मैंने उनको बोले, मैंने कहा 3 साल बहुत खराब है। कह रहे बिजनेस एक्सपेंशन करना है। मैंने बिल्कुल मत करना, जो चल रहा है चलने दो, बहुत संभल के चल रहा है। तो उनको, गुरुजी 3 साल तो बहुत लंबा समय है। मैंने कहा जो है भाई कुंडली में यही है। कह रहे कुछ करवाओ। मैंने कहा यार इतनी तो मेरी औकात नहीं मैं कुछ करवा पाऊँ, ठीक है मेरा काम तो रास्ता दिखाना है। तो उनका पहला सेंटेंस ये था, फिर आपके पास आने का फायदा क्या हुआ? तो मैंने कहा जी आप गलत जगह आ गए, फिर आप किसी और ज्योतिष के पास जाओ जो आपको फायदा दे दे, मैं फायदा नहीं दे पाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है फायदा देना। भाई मैं जो लिखा है 3 साल उसको कैसे मिटा दूं? वो तो विधाता ही मिटा सकते हैं, बस ईश्वर ही मिटा सकते हैं, और किसी की ताकत है वो मिटा दे। ये लोगों को भी समझना है। प्रॉब्लम कहां है, क्यों ऐसे ज्योतिष फल फूल रहे हैं? क्योंकि लोग उनके पास जा रहे हैं। सही बात, ये समझ लो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं वहां जाइए जहां आधार हो, वहां जाइए जहां शास्त्रों की बातें हो, जहां पूजा पद्धति और ईश्वर की बातें हो, जहां पाखंड हो, जहां चुटकी बजाने की कला हो, वो सब मत जाइए। मेरे सवाल का जवाब अभी पूरा नहीं मिला है। कौन सा बताइए? जो संघर्ष रत कुंडली है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, जी, उससे पार आने का कुछ उपाय अगर आप बता दें। एक ही उपाय, अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा संघर्ष है, अगर आपकी कुंडली में कोई ज्योतिष, मेरे पास भी आएंगे, मेरे पास भी ऐसी कुंडली आती है, मैं भी कह देता हूं भाई बहुत स्ट्रगल है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसमें एक ही उपाय है, वो है जीव जंतुओं की सेवा और ईश्वर की आराधना। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये लिख लो। उसमें मैं पता है क्या उपाय दूंगा? चींटियों को भोजन करा दो, गाय को रोटी खिलाओ, पक्षियों को दाना डालो, मछलियों को आटे की गोली खिलाओ। जो मेरे उपाय होते हैं, अलग अलग कुंडली के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाओ, 4 नीम के पौधे लगा दो, 2 मंदिर में केले के वृक्ष लगा दो, कहीं पीपल का वृक्ष लगा दो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ। ये मेरे उपाय होते हैं। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी आते हैं तिवारी जी, गुरु जी बस यही उपाय है, इतने तो बहुत आसान है। तो मैंने कहा भाई टफ वाले चाहिए क्या? तो ये 5 लाख रुपए पूजा मेरे से भी करवा ले तू। तो फिर नहीं गुरु जी। तो मैंने कहा भाई इतने आसान बता रहा हूं, तो ये मतलब उपाय आसान और टफ से क्या मतलब है? उपाय तो उपाय है। कई लोग एक छोटी सी टैबलेट खा के भी ठीक हो जाते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी इतनी इतनी दवाइयां खाते हैं मुट्ठी भर के, जब भी ठीक नहीं होते। तो उपाय को कभी ये मत समझो कि आसान है टफ है, उसको करो, बशर्ते वो उपाय लॉजिकल होना चाहिए। बस इतना समझना है दर्शकों को। तो 100% अगर आप ईश्वर की सेवा, ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं और जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, तो निश्चित है कि आपका संघर्ष कम होगा। ये डंके की चोट पर बोल रहा हूं, और हुआ है। क्योंकि जब आप ईश्वर की सेवा करते हैं ना, और उनके जीवों की सेवा करते हैं, तो ईश्वर आपका प्रारब्ध काट देते हैं। काटेगा कौन? अगेन ईश्वर। ज्योतिष ने आपको रास्ता बताया, बिल्कुल उस रास्ते पर आप चले, ईश्वर की कृपा हो गई, आपका प्रारब्ध कट गया, आपका संघर्ष कम हो गया। यही असली ज्योतिष है। फिर बता रहा हूं, एक व्यक्ति तो मेरे पास ऐसे आया अभी 10-15 दिन पहले, अच्छा गुरुजी ये बताओ, मैंने पिछले साल में 20 करोड़ का बिजनेस किया,
अब मैं अगले साल 40 करोड़ का कर पाऊंगा? मैंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो भाई, है। मुझे क्या पता आप 10 करोड़ का करोगे, ये कुंडली का विषय ही नहीं है। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि इस अक्टूबर के बाद मुझे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है आपकी कुंडली के हिसाब से। गुरुजी कितनी ग्रोथ होगी, कितने करोड़ बढ़ेंगे? अच्छा। तो मैंने कहा भाई माफ करो मुझे, कितने करोड़ का मेरा काम ही नहीं है हाँ। वो ज्योतिष का विषय ही नहीं है ना। मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, अब आप मेहनत करो और अपनी ग्रोथ ले लो, जितनी करोगे उतनी मिल जाएगी। अरे नहीं आप बता नहीं पा रहे गुरुजी, अच्छे ज्योतिषी तो बता देते हैं। मैंने कहा भाई मैं खराब ज्योतिष हूँ, मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई मैं खराब ज्योतिष हूँ, मैं अच्छा ज्योतिष नहीं हूँ। अच्छा वाला आपको बता देगा कि अगले साल 40 करोड़ का धंधा करो, उसी से पूछो, मैं खराब हूँ। फिर उसको समझ आया थोड़ी देर बातें करने के बाद, कह रहा हाँ गुरुजी एक बार पिछली बार गया था, उसने भी कहा था कि अगले साल 30 के आसपास का होना चाहिए, रहा तो 20 ही। मैंने कहा अब समझ में आया, एग्जैक्ट फिगर चाहिए उनको। तो भाई ये फिगर जो भी ज्योतिष दे रहे हैं ना कि एग्जैक्ट इतने करोड़ कमाओगे, इतने लाख का धंधा करोगे, ये सब बेकार की बात है, इसमें मत फंसो। अगेन बोल रहा हूं ये ट्रैप है। राहु केतु शनि की तो बात हुई, कई लोगों के मैंने जो बात करके देखा है, चंद्रमा जिनका कमजोर होता है या नीच का होता है बोल देते हैं, उनका मन बड़ा भटकाव में रहता है, कभी ये कर लें, ये करें तो ये करें, एंजाइटी, डिप्रेशन और मानसिक रोग भी उनको होते हैं। उनके लिए कुछ उपाय अगर आप बता दें। देखिए चंद्रमा मन का कारक है, ये सत्य है। चंद्रमा कमजोर होगा तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस ये सब देगा ही देगा, डेफिनेट है। प्रोवाइडेड वो कुंडली में कहाँ किस परिस्थिति में बैठा है, वो कुंडली टू कुंडली निर्भर करता है। लेकिन जब तक आप किसी ज्योतिष के पास नहीं जा रहे तब तक के लिए एक महा उपाय बता के जा रहा हूँ, बहुत प्रबल उपाय है, और इससे चंद्रमा तो मजबूत होगा ही, साथ में इससे फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। आप रोज सुबह जब सुबह उठ करके पहली बार आप पानी पीते हो ना, उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल के पीना शुरू कर दो, निश्चित रूप से आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। महीने में 1 बार गंगा स्नान करना शुरू कर दो, आपका चंद्रमा मजबूत, आपका गुरु भी मजबूत हो जाएगा। और गुरु धन के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक है, मन भी मजबूत होगा, धन भी मजबूत होगा, ठीक है। और तीसरा महा उपाय, आप रोज नहाने के पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल के नहाना शुरू कर दो। ये गंगा जल का उपाय है इतना, और इसमें क्या खर्चा हो रहा है तिवारी जी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। गंगा जल फ्री में गंगा जी से ला सकते हो भाई। बिल्कुल। जो व्यक्ति महीने में 1 बार गंगा जी में स्नान करता है उसका चंद्रमा बहुत मजबूत रहता है, उसका बृहस्पति के जो खराब फल हैं वो नहीं मिलते। ये करना शुरू करो, जीवन बदल जाएगा। वाकई उपाय बड़े अच्छे बता दिए, और बहुत आसान उपाय हैं, कोई भी कर सकता है घर पे रह के। एक और सवाल आता है कि इतना सवाल, मतलब इतना कठिन समय जो आने वाला है, जो लग रहा है, तो कोई एक ऐसा आप महा उपाय बता दें लोगों को कि ये समय निकल जाए आसानी से। जब बहुत विकट परिस्थिति हो तिवारी जी, और जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तब के लिए मैं उपाय बता के जा रहा हूं आपको। पीपल के वृक्ष की रोज 108 परिक्रमा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कर लेना। ये ऐसा उपाय मैं बहुत रेयर केस में पेड कंसल्टेशन में बताता हूं, और ये शायद मैंने कहीं आज से पहले बताया भी नहीं है किसी पॉडकास्ट में, लेकिन ये ऐसा उपाय है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी ना, ये तब काम आएगा आपके उपाय। क्या करना है? 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की हनुमान चालीसा पढ़ते हुए करनी है, और ये डेली करना है। शर्त एक है कि सूर्य उदय से पहले करना है। सूर्य उदय से पहले। बड़े से बड़ा कर्जा हो, बड़े से बड़ी बीमारी हो, बड़े से बड़ा गृह कलेश हो, बड़े से बड़ी परेशानी बिजनेस की हो, गारंटी है 3 महीने कर लेना, रास्ते खुलते चले जाएंगे अपने आप। ऐसी कृपा हनुमान जी की और शनिदेव की बरसेगी। जो 7 बार पाठ करे सोए, छूट ही बंदी महासुख होए। तो महासुख की प्राप्ति होनी निश्चित है। बिल्कुल, जो हनुमान जी की शरण में चला गया, महादेव की शरण में चला गया, उसका कहने ही क्या है। तो भैया कैसा लगा पॉडकास्ट हमें जरूर बताना कमेंट करके, और त्यागी जी की बातें और छोटे छोटे उपाय ये कैसे लगे ये भी जरूर कमेंट करके बताना। लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे, और तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।